हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू डेस्कटॉपर्स कॉमर्स, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आई होप कि आप लोग बहुत मजे में होंगे। तो आज हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप का सेकंड यूनिट शुरू करने वाले हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर को यानी फर्स्ट यूनिट को ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा सेकंड यूनिट, जिसका नाम है एन एंटरप्रेन्योर। यानी इसमें हम सब चीजें पढ़ेंगे। किसके बारे में? एक एंटरप्रेन्योर के बारे में, एक इंडिविजुअल के बारे में जो खुद अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की शुरुआत करता है। तो कितने प्रकार के एंटरप्रेन्योर होते हैं, किस किस प्रकार के एंटरप्रेन्योर होते हैं, सारी A to Z चीजें हम इस चैप्टर में एंटरप्रेन्योर के रिगार्डिंग ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? सो वेलकम गाइस टू योर पोकी मैम क्लास। तो बिना किसी देर के अब हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड यूनिट, एंड ये रहा आपका पहला टॉपिक स्क्रीन पे। ठीक है, अब सबसे पहला टॉपिक आपका ये है कि एंटरप्रेन्योर देखो क्या है, वो तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ही, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी होती है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा क्या है जो बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज फॉर यू। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है इंडिपेंडेंट कंट्रोल। यानी ऐसा क्या क्या है यार एंटरप्रेन्योरशिप में जो एक इंसान को, जो एक इंडिविजुअल को एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या जस्टिफाई कर रहा है? सबसे पहला पॉइंट है इंडिपेंडेंट कंट्रोल। यानी एक ऐसा फॉर्म होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें सारा का सारा कंट्रोल, जिसमें सारा का सारा अधिकार, द राइट टू कंट्रोल, द राइट टू मैनेज, द राइट टू टेक डिसीजन, सारे का सारा जो कंट्रोल होता है वो एंटरप्रेन्योर के हाथ में ही होता है। और कोई भी व्यक्ति इसको आके नहीं बोल सकता कि तू ये कर, तू वो कर, तू वो कर, है ना। तो एक इंडिविजुअल की ही मर्जी होती है कि इसको क्या करना है, क्या नहीं करना। हो सकता है कि उसको 10 लोग सुझाव दे, सुन वो सबकी सकता है, लेकिन करता वो अपने मन की ही है। इसलिए बोला हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है किसका? एक एंटरप्रेन्योर का। तो क्या बोला है? टोटल कंट्रोल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म लाइज इन द हैंड्स ऑफ द प्रोप्राइटर ओनली। तो जो सारा का सारा कंट्रोल होता है वो प्रोप्राइटर के हाथों में ही आता है। ठीक है, ही हैज ऑल द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस एंड रन द बिजनेस इन हिज ओन वे। उसके पास सारी अथॉरिटी होती है कि वो अपने बिजनेस को अपने तरीके से करे। ठीक है, क्लियर? फिर सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? फिर सेकंड पॉइंट है हमारा यू कैन बी एन इनोवेटर। अब क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो एंटरप्रेन्योर की ही होती है, तो उसको क्या नया करना है, क्या नहीं नया क्या पुराना तरीका ही अपनाना है, या अगर उसको कुछ नया सामान बनाना है तो नई टेक्नोलॉजी के अनुसार बनाना है, नए मार्केटिंग तरीके के साथ बनाना है, क्या उसको नया बनाना है, ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज वो खुद बनाता है। तो एक एंटरप्रेन्योर इनोवेटर भी होता है, ये हम पहले ही बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है, जितने भी उसके आइडियाज होते हैं उन आइडियाज को वो यहाँ पर साकार कर सकता है। तो क्या बोला है? मोस्ट ऑफ द ग्रेट आइडियाज दैट हैव टर्न्ड इनटू ग्रेट बिजनेस हैव कम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स। तो जितने भी जो बड़े बड़े आइडियाज हैं वो किसी बिजनेस से ही आए हैं एंड वो एंटरप्रेन्योर से ही निकल के आए हैं। ठीक है, क्लियर? थर्ड क्या है? थर्ड है हमारे पास डायरेक्ट इंसेंटिव। जिसकी अगर मैं बात करूं लेंसकार्ट की, है ना, तो लेंसकार्ट का मॉडल आपको आई गेस आप सबको पता ही होगा। तो जो उसका फाउंडर है पीयूष बंसल, वो भी एक एंटरप्रेन्योर ही तो है। तो जितने भी बड़े बड़े आइडियाज होते हैं वो एंटरप्रेन्योर के जरिए ही आते हैं, उनकी वजह से ही उन प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट हो पाता है। ठीक है, क्लियर? फिर थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट है हमारा डायरेक्ट इंसेंटिव। यानी यहां पर क्या होता है, क्योंकि एक ही इंसान है सोल प्रोप्राइटर, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर ये जो बेसिकली जो मैं आपको फीचर्स पढ़ा रही हूं ना, ये आप सोल प्रोप्राइटर के फीचर्स में ही पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, उसी से मिलते जुलते ये फीचर्स हैं। ठीक है जी, तो क्या बोला है? डायरेक्ट इंसेंटिव। यानी जो भी यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर करेगा उसको सीधा सीधा डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलेगा। अगर उसको 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो सारा 10 लाख इसी का है ना। सपोज ये क्या है? ये है प्रोप्राइटर। अगर उसने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया तो यार 10 लाख रुपए तो पूरा इसी के पास आएगा ना। और किसी के साथ वो क्यों भी बैठेगा? कोई पार्टनरशिप, कोई कंपनी तो है नहीं, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी तो है नहीं कि सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ये यहाँ पर लागू तो होना नहीं है। तो जो भी प्रॉफिट आता है, जो भी रिवॉर्ड्स आते हैं वो इसी के पास आएंगे, इसलिए बोला है डायरेक्ट इंसेंटिव। तो क्या बोला हुआ है? इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड, व्हिच मींस if proprietor puts in extra efforts, then profit increases and
प्रॉफिट एंड प्रोप्राइटर गेट्स एक्स्ट्रा इनकम। तो बहुत ही डायरेक्ट रिलेशनशिप है इस किसका, उसके बिजनेस का और उसका खुद का, मतलब उसके प्रॉफिट का उसका बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन है। अगर वो ज्यादा मेहनत करेगा तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ज्यादा अगर वो प्रॉफिट कमाएगा तो उसी के पास आएगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, क्लियर। तो अगर पूछ लिया जाए कौन सा रिलेशनशिप है तो बता देना डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, फिर नेक्स्ट बोला है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक प्रोप्राइटर को जो करना है वो अपनी मन मर्जी के अनुसार कर सकता है, किसी और की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगेन अगर 10 लोग उसको सुझाव दे रहे हैं तो हो सकता है वो 10 लोगों की सुन ले, लेकिन करता वो एट द एंड अपने मन की ही है। तो उसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये वो खुद डिसाइड कर लेगा। इसकी आजादी, इसकी पूरी पूरी पावर, इसकी पूरी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी उसके हाथ में है। कोई बंदिश नहीं है कि इस केस में उसको अपने किसी फ्रेंड की ही सुननी है, ऐसी कोई भी बंदिशें नहीं है। कहां पर, सोल प्रोप्राइटरशिप में बोले तो एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है, क्लियर। तो क्या बोला है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या होता है, जितने भी डिसीजंस होते हैं वो प्रोप्राइटर द्वारा खुद लिए जाते हैं, ठीक है। He does not consult anyone and waste time। वो फालतू में किसी के साथ कंसल्ट करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करता है, जो उसको करना होता है वो बढ़िया तरीके से कर लेता है, ठीक है। There are no delays and business can quickly adapt itself to the changing environment। तो कोई भी डिलेस नहीं होते हैं और बिजनेस को वो आराम से चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो बढ़िया चेंज भी कर सकता है, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट है सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था डायरेक्ट रिवॉर्ड होता है। अगर वो ज्यादा मेहनत करेगा तो ज्यादा वो प्रॉफिट कमा पाएगा, अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो सारा का सारा प्रॉफिट उसी के हाथ में आना है ना। तो क्या बोला है, सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट्स, यानी जो भी वो प्रॉफिट अर्न करता है वो प्रोप्राइटर के पास ही जाता है और किसी के पास नहीं जाता। तो वो इकलौता हकदार है अपने सारे प्रॉफिट्स का, ठीक है, क्लियर। तो क्या बोला है, ऑल द प्रॉफिट अर्नड बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बिलोंग्स टू द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। तो जो भी उसे कमाया होता है, जो भी उसे प्रॉफिट कमाया होता है, सारा का सारा हक उसी का बनता है, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट है हमारा पर्सनल टच। तो पर्सनल टच का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट बना के रख पाना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपनी की बात करूं, जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करूं, तो एक मुकेश अंबानी को नहीं पता कि उसके यूजर्स कौन कौन है, जैसे कि मेरी भी जियो की सिम है, लेकिन क्या मुकेश अंबानी मुझे जानता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन फॉर एन एग्जांपल कोई सोल प्रोप्राइटर है, मान चलिए हमारे यहाँ, या हाँ हमारे यहाँ किसी की कपड़ों की दुकान है, मैं उनकी दुकान को, उनकी शॉप को विजिट करती रहती हूँ हर महीने 2 महीने में एक आध बार। तो वो मुझे जानते हैं, मेरे नाम से जानते हैं, मेरी शक्ल से जानते हैं। क्यों जान पा रहे हैं, बिकॉज वो सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं, वो यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेंटेन कर पाते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। लेकिन यही चीज कंपनी में या बाकी फॉर्म्स में पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो क्या बोला है, पर्सनल टच, दैट इज ही कैन मेंटेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज एंड कैन मेक चेंजेस इन द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर। तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना के रखता है अपने कस्टमर्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज वगैरह के साथ, एंड वो अपने प्रोडक्ट वगैरह में भी उस हिसाब से चेंज कर सकता है जो चेंजेस कस्टमर्स को चाहिए, कि कस्टमर्स की क्या डिमांड चल रही है, कस्टमर्स को आजकल क्या पसंद आ रहा है, वो डायरेक्ट उसको देख सकता है, उसी हिसाब से वो फिर बेच सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है यहाँ पर पर्सनल कॉन्टैक्ट बनाना, कहाँ पर, प्रोप्राइटरशिप फर्म में, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट है हमारा सीक्रेसी। तो ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, मतलब क्योंकि यहाँ पर एक इकलौता इंसान ही होता है जो अपने पूरे बिजनेस को चला रहा होता है। तो उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, उसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, ये सारी चीजों को वो सीक्रेट रख सकता है। अनलाइक कंपनी फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था, कंपनी फॉर्म में हमने ये पढ़ा था कि जो भी वो करता है, ठीक है, जो भी वो उनके अकाउंट्स वगैरह होते हैं, उन सारे अकाउंट्स को नेट पे पब्लिश करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एज सच कोई कंपल्शन नहीं है, यहाँ पर इस चीज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है आप उसको कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो, आप उसको सीक्रेट रख सकते हो, ठीक है। तो क्या बोला है, The sole proprietor is not expected to share his secret with others। तो जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो अपने सीक्रेट्स को किसी और के साथ बांटे। There is no legal compulsion फॉर अ सोल प्रोप्राइटर टू पब्लिश हिज अकाउंट्स। कोई भी लीगल कंपल्शन नहीं होता सोल प्रोप्राइटर पे कि वो अपने अकाउंट्स को पब्लिश करे, ठीक है। सो इट बिकम्स इजी फॉर हिम टू मेंटेन सीक्रेसी। तो उसके लिए आसान हो जाता है कि वो सीक्रेसी को मेंटेन कर पाए, दैट इज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को वो कॉन्फिडेंशियल ही रख पाए, ठीक है, क्लियर,
चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशंस। अगर मान लीजिए आप बिजनेस को छोटे लेवल पे कर रहे हो, छोटे पैमाने पे कर रहे हो, तो आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप ही सूटेबल माना जाता है। लेकिन अगर आपको बिजनेस को लार्ज स्केल पे करना है, बड़े पैमाने पे करना है ना, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि उस वक्त कंपनी फॉर्म सूटेबल माना जाता है। लेकिन यहां पर क्योंकि आप काम को छोटे लेवल पे कर रहे हो, है ना, तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ही सूटेबल माना जाता है। बिकॉज इस केस में डायरेक्ट रिवॉर्ड आपको मिलता है, आप पर्सनल कांटेक्ट को मेंटेन कर सकते हो कस्टमर्स वगैरह के साथ, इसलिए बोला है कि ये स्मॉल स्केल ऑपरेशंस के लिए सुटेबल माना जाता है। ठीक है, तो क्या बोला है, इट इज अ सुटेबल एंटरप्राइज फॉर बिजनेस रिक्वायरिंग स्मॉल कैपिटल आउटले, पर्सनल अटेंशन एटसेट्रा। तो क्या बोला हुआ है कि ये सुटेबल एंटरप्राइज होता है उन बिजनेसेस के लिए जिनको थोड़ा बहुत कैपिटल चाहिए होता है, यानी वो अपन थोड़े ही पैसे से, थोड़े ही कैपिटल से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, पर्सनल अटेंशन दे सकते हैं, ये उनके लिए बहुत सुटेबल माना जाता है। ठीक है, फिर क्या है, इट इज अ सुटेबल फॉर्म विच ऑफर्स अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो क्या बोला गया, सुटेबल फॉर्म होता है जो अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी खुद अपने लिए रास्ता क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर लास्ट पॉइंट है हमारा सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, यानी सेंस ऑफ अचीवमेंट। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए अगर पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म में 5 पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं उस पार्टनरशिप फर्म में, या चलो 4 पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब अगर इस पार्टनरशिप फर्म ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया किसी सीजन में, ठीक है, मान चलो उन्होंने 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया किसी सीजन में, अब क्या होगा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है, 4 पार्टनर्स हैं। तो ए बोलेगा वाह यार मैंने मेहनत की है, बी बोलेगा वाह यार मैंने भी मेहनत की है, सी बोलेगा वाह यार मैंने भी मेहनत की है, डी बोलेगा मैंने भी तो मेहनत की है। यानी यहां पर जो अचीवमेंट की फीलिंग है ना, वो कोई भी पार्टनर फुल्ली नहीं ले पाएगा। जो क्रेडिट है सब में बट रहा है, क्यों, बिकॉज ये पार्टनरशिप है, सबने मेहनत की है तभी 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हो पा रहा है। लेकिन मान चलो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है, और उसी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये जो 1 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ है, इस चीज को वो फुल्ली एक्सपीरियंस कर सकता है। एक प्रोप्राइटर इस चीज को पूरे तरीके से महसूस कर सकता है कि यार जितनी भी मेहनत की है ना, वो सारी मैंने की है। मतलब यहां पर क्रेडिट नहीं बढ़ता, अनलाइक पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता था कि जो क्रेडिट होता था वो सब में बढ़ता था, लेकिन यहां पर क्रेडिट नहीं बढ़ता है। जो किया है मैंने किया है ना, जो मेहनत की है मेरी ही मेहनत रंग लाई है, ये फीलिंग एक प्रोप्राइटर महसूस कर सकता है यहां पर। ठीक है, क्लियर, तो क्या बोला है, देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व्ड इन वर्किंग फॉर वनसेल्फ। तो यहां पर पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है उसके लिए जो अपने लिए काम कर रहा होता है। द सक्सेस इन बिजनेस नॉट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जो सक्सेस होती है बिजनेस की वो सिर्फ अपने लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए ही कंट्रीब्यूट नहीं करती, बल्कि इंडिविजुअल के अंदर एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग को भी पुट करती है। ठीक है, क्लियर, ऑलराइट, चलिए जी, ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, क्लियर, ऑलराइट, चलिए जी। तो बेसिकली अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योर्स के कितने प्रकार होते हैं। इज इट क्लियर? चलो, तो इसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेंटिवनेस, यानी इन्वेंटिवनेस के बेसिस पे एंटरप्रेन्योर्स को 4 प्रकार में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला होता है इनोवेटिव, जो इनोवेट करता है, नई नई चीजें लेके आता है। दूसरा होता है एडेप्टेटिव या इमिटेटिव, इमिटेटिव बोले तो कॉपी करना, जो क्या करता है, इनोवेटिव वालों की ही कॉपी करता रहता है। फैबियन वो होता है, ठीक है, फैबियन वो होता है जो किसी मतलब जो कॉशियस टाइप का रहता है, जो थोड़ा सतर्क रहता है। ठीक है, और ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स ऐसे रहते हैं जो वही टेक्नोलॉजी को ओल्ड स्कूल वाले ही स्टाइल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इन डिटेल इन सारे एंटरप्रेन्योर्स के टाइप्स को डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, क्लियर। अब सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हमारा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको मैं यहां पर मार्क कर देती हूं। All right, I am marking this over here. ठीक है जी, क्लियर। चलिए जी, तो सबसे पहला एंटरप्रेन्योर हमारा कौन सा, सबसे पहले हमारा एंटरप्रेन्योर है इनोवेटिव। तो इनोवेटिव का मतलब तो आई गेस मैंने आपको इतनी बार बता दिए कि मुझे लग रहा है कि आपके रग रग में बह रहा होगा वो, है ना। तो इनोवेटिव का मतलब क्या होता है, समथिंग न्यू, कोई नया प्रोडक्ट हो सकता है, या नई कोई प्रोडक्शन का तरीका हो सकता है, नया मार्केटिंग का मेथड हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी हो सकती है। सो एनीथिंग विच इज न्यू, विच इज डिफरेंट, विच इज यूनिक, विच इज नॉट एग्जिस्टिंग, दैट इज कॉल्ड इनोवेटिव।
है ना। तो क्या है, जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नए प्रोडक्शन को, नई टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, लॉन्च करते हैं। सो दे क्विकली इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। तो वो जल्दी ही नए प्रोडक्ट को क्या बोला है, अरे यार, वो जल्दी ही नए प्रोडक्ट को, प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन को, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दे आर जनरली अग्रेसिव एंड एंथुसियास्टिक इन प्रैक्टिसिंग न्यू एंड अट्रैक्टिव पॉसिबिलिटीज। तो क्या होता है, वो जनरली अग्रेसिव होते हैं और एंथुसियास्टिक होते हैं, यानी वो बहुत ही, उनमें उमंग होती है, उनमें एक नया जोश होता है कि यार मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ, जो भी मेरे सामने पॉसिबिलिटी है उस पॉसिबिलिटी को ग्रैब करके मुझे कुछ नया करना है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ये जोमेटो वाला है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जोमेटो वाला एग्जांपल एकदम बिल्कुल न्यू है। इससे पहले जोमेटो जैसा और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। तो ये बिल्कुल नया स्टेप हो गया, नया काम हो गया। तो इसका जो एंटरप्रेन्योर है वो एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, इज इट क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास अडेप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। तो जो अडेप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के पीछे पीछे चलते हैं, उनकी कदम के पीछे पीछे चलते हैं, यानी उनकी कदम पे कदम रख के आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर। सो क्या बोला है, दे फॉलो द सक्सेसफुल इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। तो वो सक्सेसफुल इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो करते हैं, जो वो कर रहे होते हैं, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कर रहे होते हैं, जो सक्सेसफुल इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कर रहे होते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को, उनके स्टाइल को कॉपी करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इमिटेटिव का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। इज इट क्लियर। तो क्या बोला है, दे फॉलो द सक्सेसफुल इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, दे जस्ट इमिटेट बोले तो कॉपी करना, दे जस्ट इमिटेट द टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिस एज इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। तो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ने किया होता है उन्हीं की चीज को कॉपी करते हैं, उन्हीं के स्टाइल को कॉपी करते हैं, एंड ये भी फिर अपने आप को इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक ऐसा डिवाइस लॉन्च किया जो क्या करता है, जो गर्मियों में एसी का काम करता है, सर्दियों में हीटर का काम करता है, एंड वो पंखे का भी काम करता है। तो वो 3-in-1 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, ये आज तक किसी भी इंसान ने नहीं किया था, किसी भी एंटरप्रेन्योर ने नहीं किया था। तो जो मैंने किया है ना, मैं क्या कहलाई, मैं एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहलाई। क्यों, बिकॉज ये बिल्कुल नया है। ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी, ये प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, तो मैं एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहलाई। अब मान चलिए कोई मेरा कॉम्पिटिटर है, या मार्केट में, नॉट ओनली कॉम्पिटिटर, कोई मार्केट में एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिसने देख लिया कि प्रबलीन ये कर रही है। ठीक है, तो उसने भी कुछ इस ही प्रकार का 3-in-1 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या किया, उसने भी कुछ इसी प्रकार का 3-in-1 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी जो मेरी टेक्नोलॉजी थी, मेरा प्रोडक्ट था, उसी स्टाइल को, उसी चीज को उसने ऑलमोस्ट कॉपी किया है। अब वो भी अपने आप को इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर बोल रहा है, तो लेकिन वो क्या है, वो एक अडेप्टिव या इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर है। उसने ये देखा कि अब लोगों में इस चीज की डिमांड आ गई है, तो जो प्रबलीन ने बनाया है मैं भी कुछ वही प्रकार का प्रोडक्ट बना के बेच देता हूं। तो उसने क्या किया, उसने बेसिकली कॉपी किया, उसे अडेप्ट किया है। तो ये अडेप्टिव या इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर वो इंसान कहलाएगा। ठीक है, सिंपल, क्लियर। चलिए जी, ऑल राइट। अब नेक्स्ट कौन सा होता है, नेक्स्ट हमारा होता है फैबियन एंटरप्रेन्योर। तो जो फैबियन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत ही सतर्क होते हैं, बहुत ही सावधान होते हैं जब वो कोई नई चेंज को मीट कर रहे होते हैं या किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं। सो दे आर वेरी मच केयरफुल वाइल अडेप्टिंग एनी न्यू टेक्नोलॉजी और वाइल अडेप्टिंग एनी न्यू मार्केटिंग मेथड और एनीथिंग न्यू। ठीक है, तो क्या बोला है, दे आर वेरी कॉशियस एंड केयरफुल वाइल अडेप्टिंग और प्रैक्टिसिंग एनी चेंज। तो वो बहुत ही सतर्क होते हैं, बहुत ही केयरफुल होते हैं जब भी वो किसी नए चीज को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अडेप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दे डिपेंड अपॉन पास्ट प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड रिलीजन। तो जो तरीके, जो मेथड वो पहले फॉलो करते थे, उसी तरीके को फॉलो करने में वो ज्यादा विश्वास रखते हैं। बेसिकली वो ओल्ड स्कूल वाले एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी, जिस चीज का इस्तेमाल वो पहले से ही करते आए हैं, है ना, वो इस चीज में विश्वास रखते हैं कि जो अभी तक हमें काम आता रहा है, हम उसी को फॉलो करेंगे। तो जब भी कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है, नया कुछ चेंज आता है ना, उसको मीट करने में बहुत ही घबराते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट टाइप का एंटरप्रेन्योर क्या होता है, फिर लास्ट टाइप का हमारा एंटरप्रेन्योर होता है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन वो नहीं बेटा जो फोटो खींचने के लिए काम आता है, वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, प्री वेडिंग फोटोग्राफी वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, वो वाले ड्रोन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कभी भी नई टेक्नोलॉजी को, नए प्रोडक्शन मेथड को अडॉप्ट करते ही नहीं है। ठीक है, मतलब वो अपने आप को बदलते ही नहीं है। फैबियन एंटरप्रेन्योर्स ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं कि जब वो बदल रहे होते हैं तो
तो वो डरते हैं, वो सतर्कता बरसते हैं। लेकिन ये एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टाइल को अपने बाबा आदम के जमाने की टेक्नोलॉजी को से बाहर निकलते ही नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला है, दे नेवर प्रेफर टू गो फॉर एनी चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड मार्केट। वो कभी भी प्रेफर नहीं करते, नेवर मींस नेवर, वो कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं किसी नए प्रोडक्शन, किसी नए टेक्नोलॉजी या किसी नए मार्केट में आने के लिए। ठीक है, they refuse all the changes and go with traditional and outdated technologies and methods of production। तो वो क्या करते हैं, वो सारे चेंजेस को रिफ्यूज करते हैं ना, वो अपने पुराने जो बाबा आदम जमाने की जो टेक्नोलॉजी होती है, वो जो स्टाइल होता है, उसी को वो फॉलो करते हैं। एज अ रिजल्ट दे रियरली सर्वाइव लॉन्ग। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो मार्केट में लंबे समय तक नहीं चल पाते। अब यार वो क्यों लंबे समय तक टिक पाएंगे मार्केट में, बिकॉज ऑब्वियसली अपनी उस पुरानी टेक्नोलॉजी से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं ना यार। मार्केट में चेंजेस को मीट करने के लिए आपको अपना इंटरनल एनवायरनमेंट तो चेंज करना ही पड़ता है, अपने आप को तो बदलना ही पड़ता है ना। इज इट क्लियर? चलिए जी, ऑल राइट। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में। इज इट क्लियर? चलिए जी, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योर्स के क्या टाइप होते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि बिजनेस के बेसिस पे कौन कौन से जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो निकल के आते हैं। पहले हमने इन्वेंटिवनेस के बेसिस पे पता किया था, इन्वेंटिवनेस बोले तो इन्वेंट करने के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस के बेसिस पे कौन से नए प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस डिपेंडिंग अपॉन नेचर, साइज एंड टाइप ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का नेचर, साइज एंड टाइप पे निर्भर करके एंटरप्रेन्योर्स कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। तो एंटरप्रेन्योर्स को 5 कैटेगरीज में बांटा जाता है। इज इट क्लियर? ऑल राइट, चलिए जी। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हमारे पास बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर कौन वो शख्स होता है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो जनरली सब जगह पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ही हैं। क्यों? बिकॉज वो कुछ नया करने की सोचते हैं। अगर वो पुराना ही करना होगा तो वो काम को खोलेंगे ही क्यों, या अगर कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी होगा तो उसमें कुछ नया करने की सोचेंगे, है ना। क्लियर? तो क्या बोला है, तो जितने भी ऑलमोस्ट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं, बिकॉज वो कुछ नया करने की, अब भले नई टेक्नोलॉजी हो, नया प्रोडक्शन मेथड हो, नया मार्केटिंग मेथड हो, नया प्रोडक्ट हो, या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, कोई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी मेजर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है कि मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स आर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। These type of entrepreneurs develop ideas for new products or services and can establish an enterprise to convert the idea into reality। तो ये जो entrepreneurs होते हैं क्या करते हैं, आइडिया को डेवलप करते हैं नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, नई सर्विसेज बनाने के लिए, एंड अपने एंटरप्राइज को क्या करते हैं, आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। यानी दिस इज वेरी बेसिक फॉर्म जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, दैट इज ओनली, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। तो ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज आपको पता ही है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ये तो आई गेस आपको मैंने बहुत बार बता दिया बिजनेस में। तो जो एंटरप्रेन्योर्स ये ट्रेडिंग वाले काम संभालते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज को परस्यू करते हैं, परसुएड करते हैं, वो सारे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। यानी फॉर एन एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी एंटरप्रेन्योर ने अपनी बहुत बड़ी ट्रांसपोर्टिंग की कंपनी खोली, जो क्या करेगा, जो सामान का मूवमेंट करवाएगा, है ना, बहुत ही फास्ट टाइम में सामान की डिलीवरी करवा देगा फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो वो क्या हो गया, वो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है, क्लियर। और उसमें क्या करेगा, उसमें अगर उसे कोई ऐसा फीचर प्रोवाइड कर दिया कि मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मैं कोई प्रोड्यूसर हूं, मैं कोई सामान बनाती हूँ, मैं कोई बिजनेस वूमेन हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सीधा इस ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर की कंपनी में इसके डिपार्टमेंट में कॉल करूंगी, ठीक है। ये जो उसके डिपार्टमेंट के जो बंदे होंगे, इसके जो वर्कर्स वगैरह होंगे, वॉट एवर जिसके एम्प्लॉयज होंगे, वो मेरे घर में आएंगे, ठीक है। एंड मैं उनको अपना सामान दूंगी और बोलूंगी कि जो मेरा कस्टमर है वो रहता है केरला में, तो सीधा मेरे घर से उठाएंगे और सीधा उस कस्टमर के घर तक पहुंचाएंगे। वैसे जनरली क्या होता है कि हमें पहले सामान लमसम में देना पड़ता है, फिर वो हमसे लेके जाते हैं, फिर जो कस्टमर्स होते हैं वो कस्टमर्स के किसी नियर बाई एरिया में रख देते हैं, ऐसे कॉमन एरिया में रख देते हैं जहां पर सारे कस्टमर्स, आसपास के कस्टमर्स अपने अपने पार्सल को कलेक्ट कर ले। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं सीधा कांटेक्ट
कांटेक्ट में रहूंगी, किसके साथ, सीधा कांटेक्ट में रहूंगी उसी कंपनी के साथ, उसी ट्रेडर के साथ, ठीक है, और मेरा कस्टमर भी सीधा कांटेक्ट में रहेगा उसी ट्रेडर के साथ, ठीक है, तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। तो जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज को करते हैं वो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर होते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो क्या बोला है, एंटरप्रेन्योर्स हु अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटीज आर कॉल्ड ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो जो एंटरप्रेन्योर्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज को करते हैं वो हमारे ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। दे प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स एंड ट्राई टू गेट अ बिग शेयर इन द मार्केट। वो क्या करते हैं, वो अपने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और मार्केट में बड़े शेयर को कैप्चर करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब क्या है, अब तीसरा है हमारा इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। तो इंडस्ट्रियल का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल का मतलब है जो कुछ मैन्युफैक्चर करें, जो कुछ बनाएं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो क्या बनाते हैं, जो ऐसा पेंट बनाते हैं या कोई ऐसी सीमेंट बनाते हैं, अगर आप उसको अपने घर पे अप्लाई करते हो तो आपके घर में, आपका घर जब तक टूटेगा नहीं तब तक आपके घर में सीलन नहीं आएगी, तब तक आपके घर में बारिश का जो पानी है वो नहीं लीक होगा। अगर कुछ ऐसे प्रकार का वो सीमेंट या ऐसे प्रकार का कुछ प्लास्टर बना देते हैं तो वो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो जब तक आपका घर है, जब तक आप अपने घर को नहीं तोड़ोगे, 7-10 पीढ़ी भी हो जाएगी ना, तब तक आपका वो प्लास्टर काम करेगा। ये बनाने वाला कौन है, ये बनाने वाला एक मैन्युफैक्चरर, एक इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, बिकॉज उसका कुछ नया इनिशिएटिव है। अक्सर क्या होता है कि 3-4 साल बाद ही घरों में सीलन आ जाती है, दीवारों पर सीलन आ जाती है, 8-10 साल बाद जाके छत लीक करने लग जाती है आजकल। लेकिन ये इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर इतना अनोखा है कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि जब तक तुम्हारा घर नहीं टूटेगा, ठीक है, तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है, तब तक ये तुम्हारे घर को सुरक्षित रखेगा। इज इट क्लियर? क्या बोला हुआ है, तो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया उस प्लास्टर का, है ना, ठीक है। सो दे कन्वर्ट रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। वो क्या करते हैं, वो रिसोर्सेज को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं एंड हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इससे प्रोडक्ट को वो लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को बेच रहे हैं, है ना। लोगों का, अगर जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया उस प्लास्टर का, अब अक्सर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, स्पेशली बरसातों के मौसम में लोगों को बहुत दिक्कत जाती है। कितने सारे इंस्टा वगैरह पे भी रील्स आती रहती है कि इतनी तेज बरसात हो रही है कहीं पे कि लोगों की छतें लीक हो रही हैं, है ना, लोग अपने बेड पे पन्नी बिछा के सो रहे हैं, तो बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर मान चलो कोई ऐसा प्लास्टर आ गया मार्केट में, है ना, जो अफोर्डेबल भी है, जिससे लोगों को बहुत राहत मिल रही है, लोगों के घर लीक नहीं हो रहे, सीलन नहीं आ रही, तो लोगों की जिंदगी कितनी सुधर जाएगी। एंड जब लोगों की जिंदगी सुधरेगी तो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा नेशन का। वेरी सिंपल, है ना। चलिए जी, ऑलराइट। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसी कंपनी को, किसी कॉर्पोरेट को, या किसी कॉर्पोरेशन वगैरह को क्या करते हैं, मैनेज या कंट्रोल करते हैं, है ना। बेसिकली दे हैव एक्सपर्टीज स्किल्स, दे हैव प्रोफेशनल स्किल्स, दे हैव मैनेजमेंट स्किल्स। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि बड़ी बड़ी कंपनी में एक्सपर्ट्स होते हैं जो, या बड़े बड़े कंपनी में कुछ ऐसे लोगों को हायर किया जाता है जो स्पेशली आइडियाज बताते हैं, है ना। तो वो कौन होते हैं, वो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, corporate entrepreneurs are those who through their innovative ideas and skills are able to organize, manage and control a corporate undertaking effectively and efficiently। तो क्या बोला है कि corporate entrepreneurs वो entrepreneurs होते हैं जो अपने इनोवेटिव आइडियाज को क्या करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज और स्किल्स को जनरेट करते हैं, ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, मैनेज करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं, अपनी कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, अच्छे तरीके से उसको लॉन्च करते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिर नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स। तो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी फसलों की, अपनी, जिनके पास खेत वगैरह होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, बेसिकली अपने फसलों की उनकी फसलें अच्छी हो तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो क्रॉप्स की, मतलब वही अनाज की, फसलों की एंड फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की जो खाद वगैरह उसमें डलती है उसकी मार्केटिंग ये करते हैं। तो क्या बोला है, द एंटरप्रेन्योर्स इन्वॉल्व इन मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स, जो क्या करते हैं, जो अपनी फसलों की, जो फर्टिलाइजर्स की और बाकी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, वो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी किस तरीकों से आप अपनी फसल को, आप अपने खेत में और
अच्छा परफॉर्म, अच्छा प्रोडक्टिविटी दे सकते हो, उसके लिए मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। सो दे एम्प्लॉय मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, कैसे आप अपनी फसलों तक अच्छे तरीके से इरिगेशन पानी प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे आप अपनी फसलों को और बेहतरीन बना सकते हो, कौन सी नई नई सीड्स होती हैं, इंपोर्टेड सीड्स होती हैं, है ना, ये सारी नई तरीकों को क्या करते हैं, नई तरीकों की मार्केटिंग करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स। वेरी सिंपल, ठीक है, नाम से ही हमें समझ आ रहा है। इज इट क्लियर? ऑलराइट, चलिए जी, तो ये हो गए हमारे बिजनेस के बेसिस पे एंटरप्रेन्योर्स। इज इट क्लियर? अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स आर क्लासिफाइड एज फॉलो। अब हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ लिया, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था इन्वेंटिवनेस के बेसिस पे कौन कौन से हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि बिजनेस के साइज एंड नेचर पे हमारे कौन कौन से एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कौन कौन से हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला है हमारे पास टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो नेचर से ही क्या होते हैं, जो नेचर से ही टेक्निकल होते हैं, जो नेचर से ही प्रैक्टिकल होते हैं, जो कुछ टेक्निकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ सामान बनाते हैं, है ना, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं जो नई है, जो न्यू है, जो इनोवेटिव है, वो होते हैं हमारे टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल पहले पहले क्या हुआ करता था, पहले पहले अगर आपको फोटोज वगैरह शेयर करनी है ना, आईफोन का ही अगर मैं फीचर बताऊं, ठीक है, आईफोन, अगर आपको एक आईफोन से दूसरे आईफोन में फोटोज वीडियोस ट्रांसफर करनी है तो आप एयर ड्रॉप के जरिए कर सकते हो, है ना। या पहले पहले क्या होता था, सीडीज डीवीडीज वगैरह चलती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, अब लिंक के जरिए आप मूवीज वगैरह देख सकते हो, आप पेन ड्राइव में मूवीज वगैरह डाल सकते हो, वीडियोस वगैरह डाल सकते हो। तो नया तरीका है, पहले सीडी डीवीडी चला करती थी, अब वो नहीं चला करती हैं। तो जो नई टेक्नोलॉजी लेके आया है वो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो क्या बोला है, एंटरप्रेन्योर्स हु आर टेक्निकल बाय नेचर, or in other words those who have knowledge to develop न्यू एंड इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन एज टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। तो क्या बोला है कि जो एंटरप्रेन्योर्स टेक्निकल होते हैं नेचर से, या दूसरे शब्दों में जिनको नॉलेज होती है नई और इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाने की, वो क्या होते हैं, वो हमारे टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है। सो दीज एंटरप्रेन्योर्स कंसंट्रेट मोर ऑन प्रोडक्शन देन ऑन मार्केटिंग। ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये बनाने पे ज्यादा फोकस करते हैं, यानी नई ऐसे सामान को बनाते हैं जो नया है टेक्नोलॉजी में, जो अभी तक एग्जिस्टिंग, जो अभी तक चलता आ रहा था वो नहीं है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल पहले पहले कंप्यूटर्स चला करते थे, कंप्यूटर्स का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये होता था कि आप जहां पर जा रहे हो आप उसको अपने साथ वहां कैरी नहीं कर सकते हो, लेकिन लैपटॉप्स आए। अब लैपटॉप को जिसने बनाया है वो एक टेक्निकल एंटरप्रेन्योर है हमारा, है ना, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये क्या करते हैं, ये बनाने पे फोकस करते हैं, मार्केटिंग पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। इनका मेन काम होता है अच्छी टेक्नोलॉजी को पुट करना। इज इट क्लियर? अब दूसरा क्या होता है, ये जो दूसरे होते हैं ये होते हैं हमारे नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। ये ऑपोजिट होते हैं टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स के, जहां पर टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स क्या कर रहे थे, नई टेक्नोलॉजी को, टेक्निकल वर्क पे फोकस कर रहे थे, प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे थे। ये टेक्निकल वर्क पे फोकस नहीं करते, ये रेदर मार्केटिंग वगैरह पे फोकस करते हैं। तो क्या बोला है, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ देयर बिजनेस। ये बिजनेस के साथ का जो बिजनेस के साथ जो टेक्निकल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ होता है उस पर फोकस नहीं करते हैं। ये किस पे फोकस करते हैं, ये फोकस करते हैं मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज वगैरह पे, ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। चलिए जी, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन मोटिवेशन एंटरप्रेन्योर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो मोटिवेशन के बेसिस पे एंटरप्रेन्योर्स को इस प्रकार की कैटेगरी में बांटा जा सकता है, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, सबसे पहला है स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर्स। तो स्पॉन्टेनियस का बेसिकली सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद ब खुद हो जाए। तो स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनको हम एंटरप्रेन्योर्स बनाते नहीं हैं, लेकिन ये एंटरप्रेन्योर्स खुद बन के आते हैं। मतलब इनमें अंदर से ही मोटिवेशन होती है, हमें इनको समझाने की जरूरत नहीं होती कि तुम कर सकते हो, जिसके मैं आपको समझाती रहती हूँ ना, है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पहले से ठान के रखी है कि अगर मुझे बनना तो मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना है, तो ये उनकी अंदर की मन की विलिंगनेस है, डिजायर है। तो उनको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, वो अंदर से ही उनकी एक हैवी डिजायर होती है, ठीक है। बहुत ही एंथुसियास्टिक होते हैं रिगार्डिंग देयर वर्क, है ना जी। तो क्या बोला है, दे आर हाईली मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स। वो हाईली मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे अंडरटेक
एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज फॉर देयर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। वो क्या करते हैं, वो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी को अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए परस्यू करते हैं। दे डोंट नीड एक्सटर्नल मोटिवेशन, उनको किसी भी प्रकार की बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। दे आर प्योर एंटरप्रेन्योर्स बाय नेचर, वो अपने नेचर से ही ना पूरे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मतलब पूरी उनमें वही सारे ट्रेड्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। तो इंड्यूस्ड का मतलब होता है किसी चीज का सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसी चीज के लिए लालच वगैरह देना। ठीक है, इंड्यूस करना बेसिकली कन्विंस टाइप करना, है ना। तो इंड्यूस एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स तब बनते हैं जब उनको कुछ असिस्टेंस मिलता है, जब उनको कुछ सपोर्ट मिलती है। हो सकता है गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल रही हो, तो उस गवर्नमेंट सब्सिडी में उनका कम खर्चे से वो अपना काम खोल पा रहे हो, तो उनको कुछ मिला है, इसलिए वो एक एंटरप्रेन्योर बन पाए हैं। तो क्या बोला है, दे बिकम एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट provided in terms of financial assistance, incentives, concessions and other facilities। तो वो एंटरप्रेन्योर्स तब बने हैं बिकॉज उनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम लगाई जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी अगर आप अपना ऐसा काम कर रहे हो जो किससे रिलेट करता है, जो सॉफ्टवेयर से रिलेट करता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम में हम 80% का छूट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो एक एंटरप्रेन्योर ने, एक इंसान ने ये देखा कि यार मेरा काम सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड ही है, अब सरकार 80% की छूट दे रही है, मतलब बस मुझे 20% से अपना काम शुरू करना है, तो चलो ना यार मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इंड्यूस हुआ है, ये बाय नेचर एंटरप्रेन्योर नहीं था, लेकिन ये इंड्यूस होकर एंटरप्रेन्योर बन गया। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है, these entrepreneurs are induced by special circumstances such as loss of job or inability to find a suitable job according to their talent। तो कभी कभार क्या होता है कि या तो उनकी नौकरी चली गई होती है, जिसकी वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही उसका काम था, उसकी नौकरी चल गई, अब उसे देखा कि सरकार छूट दे रही है, अब उसकी नौकरी भी जा चुकी है, उसे ये देखा कि यार बस मुझे 20% में अपना काम शुरू करना है, तो चलो ना यार कर लेता हूँ, है ना। ठीक है, तो या तो उनकी नौकरी चली गई होती है, या तो उनको नौकरी उस हिसाब से मिल नहीं रही होती है जिस हिसाब से ये चाहते हैं, तो जाके ये एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिर नेक्स्ट है हमारे पास मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। तो मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर बोले तो मोटिवेटेड, मोटे नहीं होते हैं ये, मोटिवेटेड बोले तो मोटिवेशन वाला मोटिवेटेड। ये तो ना बच्चे का मोटिवेशन की शायरी थी, इसने जोश टॉक्स में बोली थी, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो एक दिन लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। तो बस कुछ वैसे ही हमारे मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। सो दीज एंटरप्रेन्योर्स हैव कॉन्फिडेंस ऑन देयर एबिलिटीज। इन एंटरप्रेन्योर्स को अपनी ही एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, दे हैव द डिजायर टू मेक यूज ऑफ देयर एक्सपर्टीज एंड कॉम्पिटेंसीज इन कैरिंग ऑन द प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय देम। तो क्या होता है कि इनकी जो डिजायर होती है, इनकी जो शक्ति, इच्छा होती है कि ये अपनी एक्सपर्टीज को, ये अपनी नॉलेज को, ये अपनी क्षमता को यूज करेंगे जो वो काम करने जा रहे हैं उसके लिए। ठीक है, सो दे आर हाईली एम्बिशियस एंड आर नॉर्मली नॉट सेटिस्फाइड विद स्लो ग्रोथ। तो ये हाईली एम्बिशियस होते हैं, बहुत ही एम्बिशियस होते हैं। ठीक है, एंड ये नॉर्मली स्लो ग्रोथ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, इनका कुछ बड़ा टारगेट होता है। ठीक है, सो दे आर मोटिवेटेड टू मेक एंड मार्केट द प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय यूजिंग देयर टेक्निकल एबिलिटीज, एंड वंस द प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर्स एंड दे आर मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड टू अर्न मोर रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड जब इनका प्रोडक्ट लोगों द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है ना, मार्केट में बिकने लगता है, तब ये और अच्छे से मोटिवेट हो जाते हैं, एंड देन ये और अपने प्रोजेक्ट पे काम करने लगते हैं। ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। चलिए जी, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट प्रकार का एंटरप्रेन्योर कौन है, अब है अदर कैटेगरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यानी और कौन सी कैटेगरीज होती है। तो बहुत सारी कैटेगरीज हमने इस टॉपिक में कवर अप कर ली है। अब हम ये देखते हैं कि और कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स की। ठीक है, तो सबसे ये बेसिकली जनरेशन वाली हैं, ये जनरेशन वाली जिसकी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, इस प्रकार के यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो बाकी कैटेगरीज में फॉल नहीं हो पाए, वो यहाँ पर आके घुस जाते हैं। ठीक है जी, तो पहला कौन सा है, पहला है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स तब बने होते हैं जो अपनी बेसिकली मेहनत से बने होते हैं, यानी इनके पापा, इनके दादाजी, इनके परदादाजी नहीं होते एंटरप्रेन्योर्स। हो सकता है वो नौकरी पेशे वाले हों, हो सकता है वो सरकारी नौकरी वाले हों, लेकिन ये जो फर्स्ट लाइन वाले, फर्स्ट जनरेशन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो अपनी मेहनत से, अपने दम पे एंटरप्रेन्योर बनते हैं। ठीक है, जैसे एक राजा का बेटा राजा बनेगा, वो वाली यहाँ पर कहावत फिट नहीं होती। एक नौकर का बेटा भी राजा बन सकता है, नौकर
बोले तो नौकरी करने वाला, मैं उसको नौकर नहीं बोल रही हूँ, सरकारी नौकर बोलते हैं ना यार, ठीक है, नौकरी नौकर है ना, वो पुगी बाबा जी का सुना हुआ है ना, ठीक है। तो एक जॉब करने वाले का बेटा भी अगर एंटरप्रेन्योर बन रहा है तो वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, ठीक है जी। तो क्या बोला है, दे आर जनरली इनोवेटर हैविंग बैकग्राउंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या बोला है कि वो जनरली इनोवेटर्स होते हैं जिनके बैकग्राउंड में एंटरप्रेन्योरशिप होती है। दे स्टार्ट बिजनेस बाय यूजिंग देयर ओन इनोवेटिव स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। तो वे अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं अपनी ही स्किल्स एंड एक्सपर्टीज को यूज करके, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन या इनहेरिटेड एंटरप्रेन्योर्स। तो सेकंड जनरेशन है इनहेरिटेड एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या होता है, जिनको विरासत में, मतलब जिनके पापा, फर्स्ट सेकंड जनरेशन क्या हो गया, सेकंड जनरेशन बोले तो एक पीढ़ी अप कर दो, जिसके इनके जो पापा, इनके फादर वगैरह होते हैं वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो उनको ही बिजनेस मिल जाता है शायद, वही है ना। तो क्या बोला है, द एंटरप्रेन्योर्स हु इनहेरिट द फैमिली बिजनेस थ्रू सक्सेशन एंड पास इट फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। तो इसमें क्या होता है कि वही जो उनका खानदानी बिजनेस होता है, जिनके पापा का बिजनेस होता है, वही बिजनेस इनके पास आ जाता है। जिसके फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की अच्छी बढ़िया चलता हुआ एक पेट्रोल पंप है, अब वही पेट्रोल पंप उनके बेटे को मिल गया, वही पेट्रोल पंप उनका बेटा चलाने लगा अपने एक नए स्टाइल में, तो वो क्या हो गया, वो एक सेकंड जनरेशन इनहेरिटेड एंटरप्रेन्योर हो गया। उस बेटे को अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, यानी यहां पर पापा तो हैं लेकिन पापा के भी पापा हैं, मतलब दादाजी, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो बिजनेस होता है वो दादाजी द्वारा चला आता है। तो क्या बोला है, दीज आर एंटरप्रेन्योर्स हु हैव इनहेरिटेड बिजनेस फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स। होती है यहां पर जो बिजनेस होता है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से भी, मतलब दादाजी वगैरह से भी एंड फादर वगैरह से भी इनहेरिट किया जाता है, उनका भी वही बिजनेस होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर लास्ट है हमारे पास प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। तो जो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोफेशन को ही, वो अपने पेशे को ही क्या करते हैं, अपने पेशे को ही बिजनेस बना देते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए अगर किसी की मैथ्स बहुत अच्छी है तो उसने मैथ्स कोचिंग क्लास खोल ली, एक शहर में उसने अपनी मैथ्स की कोचिंग क्लास खोली। अब वही जो कोचिंग क्लास उस शहर में बहुत चलती है, तो उससे अपने प्रोफेशन से बिजनेस बनाया है, ठीक है, उसने अपने पेशे से बिजनेस बनाया है, ऑलराइट, ठीक है। जिसके फॉर एन एग्जांपल किसी को अगर मेहंदी लगाना बहुत अच्छी आती है तो उसने इसी को अपना बिजनेस बना दिया, ठीक है। उस लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने और 4-5 लड़कियां, उस वुमेन ने क्या किया, जिसको मेहंदी लगाना बहुत अच्छा आता है, उससे 4-5 लड़कियां और रख के उसने अपना मेहंदी का अलग सैलून खोल लिया, मेहंदी का एक अलग स्टूडियो खोल लिया, सॉरी, है ना। तो उसने अपने प्रोफेशन को बिजनेस बना दिया यहाँ पर। तो क्या है, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स मेक इट देयर प्रोफेशन टू सेट अप बिजनेस एंटरप्राइज। तो जो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपने प्रोफेशन को यूज करते हैं बिजनेस एंटरप्राइज में कन्वर्ट करने के लिए। वंस द बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड, एक बार अगर बिजनेस को एस्टैब्लिश कर लिया जाए तो वो क्या करते हैं, वो बेच देते हैं उसको और कोई अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यानी जब उनका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है तो हो सकता है वो इस बिजनेस को बेच के कुछ और नया बिजनेस फिर वो करने लगे, ठीक है, क्लियर। तो ये होते क्या है हमारे, ये होते हैं हमारे प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। तो आई होप आपको इतना अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, बिकॉज अभी हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने बेसिकली सब कुछ एंटरप्रेन्योर्स के टाइप्स के बारे में ही पढ़ा है। तो बहुत सारे टाइप्स है, तो आज के लेक्चर में हमने टाइप्स कितने कितने थे, किस बेसिस के थे, किस साइज के थे, बिजनेस वाला था, टेक्निकल वाला था, इन्वेंटिवनेस वाला था, वो सारे हमने जितने भी टाइप्स थे आज हमने बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर में कवर अप कर दिया है, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। सो टिल दैट टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।